नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा, झुंझुनू। आज के हम व्याख्यान के अंदर आधुनिक भारत में भूमिकर व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी उसकी चर्चा अपन करेंगे। किस प्रकार से अंग्रेजों ने उनका निर्धारण किया और उनके माध्यम से राजस्व को एकत्रित किया। यहाँ पर अपन डॉक्टर इरफान हबीब के एक कोटेशन को कोट करना चाहेंगे कि आधुनिक भारत में भारत का ग्रामीण परिवेश पूरी तरह आत्मनिर्भर था। उसमें मुद्रा व्यवस्था के तमाम लक्षण, उसको संचालित करने के लक्षण पूरी तरह अंतर्निहित थे और व्यवस्थाएं बड़े सुचारू रूप से थी। तत्कालीन समय सबसे पहले हम देखते हैं कि जमींदारों की श्रेणियां क्या थी, क्योंकि अपन देखते हैं, आप आगे थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो जमींदार आया, फ्यूडलिज्म जिसे सामंतवादी व्यवस्था भी कहा जाता है, वह किस प्रकार से आया। तो पहले सरदार या राजा सबसे बड़ा भूमि का मालिक होता था, फिर मध्यवर्ती जमींदार और फिर जमींदार। और किसानों की दो श्रेणियां बनाई गई, खुदकास्ट वर्ग और पैकास्ट वर्ग। खुदकास्ट जो कि खुद करता था और पैकास्ट जो कि दूसरे से काम करवाया जाता था। अब हम देखते हैं कि तत्कालीन समय अंग्रेजों के पास कर एकत्रित करने के लिए सबसे बड़ा साधन क्या था? भूमि कर। और उन्होंने भिन्न भिन्न भूधृति पद्धतियां अपनाई और धीरे धीरे उनको समाहित करते हुए 3 पद्धतियों में उनको पूरी तरह से संचालित किया। पहली व्यवस्था थी स्थायी जमींदारी व्यवस्था। यह भारत की अंग्रेजों द्वारा शासित प्रशासित भूमि पर लगभग 19% भूमि पर इस प्रकार का कर लिया गया। स्थायी जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई थी और इसी स्थायी जमींदारी व्यवस्था के अंदर जमींदार वर्ग का उदय हुआ। यह देखिए अंग्रेजों की एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था थी। उन्होंने एक ऐसे वर्ग का उदय कर दिया जो कि अंग्रेजों के लिए तो पूरी तरह वफादार था और भारतीय किसानों के लिए वह पूरी तरह से हानिकारक था, क्योंकि इस समय 89% तक भाटक ले लिया जाता था, 11% जमींदार के पास बचता था। कहते हैं कि किसान जो थे वह किसान अपनी रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल से बचा पाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था स्थायी जमींदारी व्यवस्था में रही। बंगाल, बिहार और उड़ीसा हिंदुस्तान के सबसे समृद्ध प्रांतों में से थे और अपन वहां पर थोड़ा सा इसको इस रूप में भी देखेंगे, राजनीतिक रूप में, कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये 2 ऐसे बड़े युद्ध थे भारतीय परिदृश्य में जिन्होंने कि भारत के जितने भी आर्थिक स्रोत थे, आर्थिक संसाधन थे और जहाँ पर कि पूरा का पूरा ट्रेड होता था, वो सारे क्षेत्र किनके पास पहुँचा दिए? अंग्रेजों के पास। पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार किनके पास आ गए? अंग्रेजों के पास। और वहीं पर उन्होंने एक दुरुपयोग किया दस्तक का, जिसे फ्री ट्रेड कार्ड भी कह सकते हैं, जिस पर न तो आयात कर लगता था और न ही निर्यात कर लगता था। यह बनाया तो गया था अंग्रेज व्यापारियों के लिए, लेकिन इन अंग्रेज व्यापारियों ने इसका दुरुपयोग करते करते भारतीय व्यापारियों को भी पैसा लेकर के इसको देना प्रारंभ कर दिया, जिससे वहाँ के राजा या सुल्तान जो होते थे उनके करों में काफ़ी कमी हो गई थी। अब अपन यहाँ पर एक एनालिसिस देखेंगे, उससे आप समझ पाएंगे कि तत्कालीन समय कितनी कठोरता से और अंग्रेजों के द्वारा कर संग्रहण किया गया और वह कर संग्रहण कितनी तेजी से जब बढ़ा जबकि अंग्रेजों के पास दीवानी अधिकार आ गए। यहाँ हम एक इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अपन देखते हैं मीर कासिम का जो शासनकाल था। मीर कासिम के शासनकाल में 1762 और 63 ईस्वी में इनका वास्तविक संग्रहण रहा 6.46 लाख पाउंड। और अगले ही वर्ष वहां पर सत्ता परिवर्तित हुई, मीर जाफर का शासन आया और मीर जाफर के शासन में 1763 से 64 में अपन देखते हैं कि ये 7.62 लाख पाउंड हो गया। अब रहा मीर जाफर का शासन 1764 से 65 और यह कितना देखते हैं अपन 8.17 लाख पाउंड।
अब जैसे कि मैंने चर्चा करी कि दो बड़े ही भारी युद्ध हुए जिन्होंने कि भारतीय इतिहास को सबसे ज़्यादा पूरी तरह से प्रभावित किया, प्लासी और बक्सर। प्लासी और बक्सर के बाद में अंग्रेजों के पास दीवानी अधिकार आ गए थे। अब इन्होंने यहाँ पर देखिए परिवर्तन जो कि अपने को नोट करना है। कंपनी के दीवानी अधिकार का प्रथम वर्ष 1765-66 और यहाँ पर देखिए लगभग 2 गुना राजस्व उनके द्वारा कर संग्रहण के रूप में लिया गया, 14.72 लाख पाउंड। और जब स्थायी व्यवस्था लागू की गई थी, उस स्थायी व्यवस्था से पूर्व 1790-91 के अंदर और अपन इनकी स्थिति देखते हैं 26.80 लाख पाउंड इनके द्वारा कर संग्रहित किया गया था। तो यह सारी व्यवस्था अपन देखते हैं कि यह जो व्यवस्था हुई उससे पहले की जो स्थिति थी उसके अंदर कर संग्रहण जैसे ही दीवानी अधिकार प्राप्त हुए कितनी तेजी से अंग्रेजों के द्वारा बढ़ाया गया और उसको बड़ी सख्ती से भी लागू किया गया। यह जो जमींदार वर्ग था यह अंग्रेजों के लिए पूरी तरह से ये अपनी एक सेनाएं रखा करते थे और उन सेनाओं के माध्यम से ये कर संग्रहित करते थे। तो अंग्रेजों को न तो अपनी कोई फोर्स लगानी पड़ी, न कोई व्यय करने पड़े और उनके पास कर आने लगा। दूसरी जो पद्धति थी जिसके माध्यम से उन्होंने कर संग्रहित किया वह था महलवाड़ी पद्धति। महल का शाब्दिक अर्थ होता है गांव। इसमें सीधे के सीधे पूरे एक गांव को ही गांव के अंदर पूरे गांव के वासियों के लिए पूरे गांव का एक कर बना दिया गया। यह उन क्षेत्रों में लगाया गया जहां पर कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र थे, जैसे कि पंजाब, मध्य प्रदेश, गंगा यमुना के डेल्टास, मुहाने, जहां पर कि बहुत अच्छी कृषि हुआ करती थी। ऐसा नहीं था कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ में पूरे गांव का एक संकलन कर दिया गया था और उस संकलन करने के लिए एक अधिकारी बना दिया गया था जिसे नंबरदार कहा जाता था। वह पूरे गांव का कर संग्रहित करता था और संग्रहित करने के बाद में वह राजस्व कोष में जमा कराया करता था। इसके अंदर लगभग 30% भूमि आई जो कि भारतीय अंग्रेजों के द्वारा शासित थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब। उससे पहले स्थायी जमींदारी व्यवस्था में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड और कर्नाटक के क्षेत्र उसमें आया करते थे। अब अपन आते हैं तीसरी जो इनकी पद्धति थी रैयतवाड़ी। रैयत का शाब्दिक अर्थ होता है किसान और उस किसान की स्थिति में अपन देखेंगे कि इस समय अंग्रेजों के द्वारा सीधा का सीधा कर जो है वह पूरी तरह से किसान के ऊपर लगा दिया गया। और इस समय एक चीज बनाई गई, किसान को पहली बार इस समय भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया और एक नियम बना दिया गया कि जब तक कोई भी कृषक अपने राजस्व को देता रहेगा, अपने कर को देता रहेगा, उसे उसकी भूमि से नहीं हटाया जाएगा। यह लगभग 51% भूमि पर हुई, जिसमें बंबई, मद्रास, आसाम एवं और क्षेत्रों को हटाते हुए शेष भारत पे इसको लागू कर दिया गया था। ये भिन्न भिन्न भूधृति पद्धतियां थी। इसी समय 1822 को विलियम बेंटिक की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया गया 1833 में। उसमें कर की दर 66% और उसकी अवधि 30 वर्ष तक बना दी गई। और इस सारी व्यवस्था के अंदर इन 3 पद्धतियों के माध्यम से, इन 3 भूधृति पद्धतियों के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा कर संग्रहित किया गया था। धन्यवाद।